नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। कल एफओएमसी की बैठक और उसके बाद के कुछ निर्णय आए हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, उस पर नजर डालेंगे। बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कालरा और उसी के साथ एक दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे। और शो के आखिर में कमोडिटी मार्केट पर किस तरह की रणनीति और ट्रेडिंग कॉल्स आपको लेने चाहिए, उस पर भी नजर डालेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले आधे घंटे में पावर पैक लाइन अप हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल बाजारों के संकेत और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फिर एक बार कमजोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। हालांकि कल निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन आज करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ 24,400 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। हल्की सी कमजोर ओपनिंग के संकेत। कल करीब 30 से 35 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी 24,414 के आसपास बंद होता हुआ नजर आया था। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर कोई बड़े संकेत निकल कर नहीं आ रहे हैं। निके यानी जापानीज मार्केट में तेजी दिखी है। कोरियन मार्केट भी हरे निशान में कारोबार करते हुए। चीन और हांगकांग के बाजार लार्जली सपाट ही आज सुबह नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजारों की बात करें तो कल अमेरिकी बाजार तेजी के साथ बंद हुए। डाउ जोन्स में करीब 300 अंकों की तेजी कल के सत्र में दिखी। उसके अलावा नैस्डैक यानी टेक्नोलॉजी शेयरों में अच्छी तेजी थी, जिसके चलते नैस्डैक 0.3% की तेजी के साथ बंद हुआ। और S&P 500 में भी करीब आधे % की तेजी कल के सत्र में दिखी। तो अमेरिकी बाजारों का अच्छा प्रदर्शन। और उसके बाद यूरोपियन बाजारों की भी बात करेंगे, लेकिन याद रखिए वॉलेटाइल दिन था अमेरिकी बाजारों के लिए। लेकिन चिप शेयरों में अच्छी खासी तेजी सत्र में दिखी। AI चिप पर पाबंदी हटने के चलते टेक्नोलॉजी और चिप रिलेटेड शेयरों, सेमीकंडक्टर रिलेटेड शेयरों पर कल अच्छा उछाल दिखा। डिज्नी के शेयर में शानदार तेजी और अच्छे नतीजों के बाद करीब 11% की तेजी के बाद डिज्नी ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। और नैस्डैक पर दबाव और इसके पीछे की वजह यह थी कि गूगल और एप्पल इन दोनों ही दिग्गज शेयरों के परफॉर्मेंस में कमजोरी दिखी, जिसके चलते नैस्डैक भी गिरावट के साथ कल बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन कल रात US फेड की बैठक का आउटकम आया और उन्होंने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किए। अनुमान के मुताबिक यही उम्मीद थी कि कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। तो 4.25 से 4.5% के रेंज में अभी भी ब्याज दरें US फेडरल रिजर्व ने रखी है। उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता काफी बढ़ गई है। टैरिफ को लेकर उन्होंने कमेंट्री दी। उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो अभी के लिए आउटलुक थोड़ा सा अनसर्टन है और उन्होंने चिंता भी जताई अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, ग्रोथ को लेकर और टैरिफ को लेकर। तो ये सबसे बड़ा हाईलाइट था। हालांकि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया और बेंचमार्क दरें अभी भी 4.25 से 4.5% के रेंज में ही रखी गई है। लेकिन याद रखें US और चीन के बीच डील की बातें हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स निकल कर आई है और आज डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट में कहा है कि कल 10 बजे बड़ी बैठक होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मेजर ट्रेड डील के बारे में भी कुछ अनाउंसमेंट आ सकती है। तो वहां से क्या कुछ क्यूज निकल कर आते हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहां पर कमजोरी दिखी। कल के सत्र में डैक्स आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। कैक और फुटसी में भी आधे से 1% की गिरावट कल के सत्र में दिखी थी। तो अमेरिकी बाजार लाल निशान में बंद हुए। यूरोपीय बाजारों में भी कमजोरी दिखी। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच किस तरह की डील होती है और चीन के बाद अमेरिका किन देशों के साथ आगे चलकर डील करता है, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। याद रखें भारत और अमेरिका के बीच भी ट्रेड टॉक्स की बातें चल रही है। तो वहां से क्या कुछ निकल कर आता है, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अभी के लिए संकेत ठीक ठाक। एशियाई बाजारों से भी ज्यादा कोई बड़े संकेत नहीं और गिफ्ट निफ्टी भी करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। कच्चे तेल पर एक बार नजर डाल लेते हैं। $60 पर बैरल के ऊपर। लेकिन याद रखें पिछले कुछ दिनों में तेजी दिखी थी। आज फिर एक बार थोड़ी सी सुस्ती कच्चे तेल में निकल कर आई है। वही सोना
$3,400 पर आउंस के आसपास कारोबार करता हुआ और डॉलर इंडेक्स 99.2 100 के नीचे ही पिछले कुछ दिनों से है और अभी भी डॉलर इंडेक्स 99.2 इंडियन इकोनॉमी और इंडियन करेंसी के लिए ये एक पॉजिटिव खबर। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआई फिर एक बार कल के सत्र में खरीदारी की, याद रखें 15वें दिन लगातार कल के सत्र में ये खरीदारी का फिगर आता हुआ नजर आया। करीब 2,600 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे। वही डीआईआईज ने भी करीब 2,400 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 500 करोड़ की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शंस में 4,500 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस में भी 2,000 से 2,500 करोड़ के शेयर्स उन्होंने कल खरीदे। याद रखें 3 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में। कल ऑलरेडी मन्नपुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक थे, लेकिन उस लिस्ट में सीडीएसएल को भी ऐड किया गया है। तो 3 स्टॉक्स एफएनओ बैन में आज के सत्र में, सीडीएसएल, मन्नपुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। तो इन तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी नजर रखें। तो ग्लोबल बाजारों से संकेत ठीक ठाक और 3 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे। कल की सुस्ती के बाद, इनफैक्ट कल हरे निशान में निफ्टी बंद हुआ था, लेकिन उसके बाद गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत। ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं, ट्रेडिंग के लिहाज से ज्यादा कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी तो नहीं, हालांकि इंडिया पाकिस्तान को लेकर अभी भी कुछ चिंताएं हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर अब तक तो नहीं पड़ा। लेकिन ऐसे में रणनीति किस तरह की बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। देखिए, कल जब पहली बार हमने रिएक्शन देखा था इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन का, तो कोई रिएक्शन कुछ ज्यादा नहीं था। जैसे हमने आपको पहले भी कहा था, ये कोई खास बड़ा रिएक्शन होगा नहीं। और ये आप देखेंगे, एक और पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये अगर कुछ भी नहीं हुआ ना अगले 24 घंटे के अंदर, तो ये आप इसको धीरे धीरे करके भूल भी जाएंगे। इनफैक्ट दोनों ही सरकारों की तरफ से बयान आया है कि अगर मामला इस तरह कुछ आगे बढ़ता है तब वो इसका रिटेलिएशन करेंगे, अदरवाइज तब तक नहीं करेंगे। तो ना तो अब इंडिया चाहेगा और ना ही पाकिस्तान इस कंडीशन में है कि अब इसमें कुछ और ज्यादा बढ़ोतरी हो, एक्सक्लेट किया जाए इस मैटर को। तो ये मैटर अब धीरे धीरे करके अब फेड होगा। जो एक दिन की कार्रवाई थी वो हो गई है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने उसको डिफेंस के तौर पर भी मान लिया है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब इंडिया पाकिस्तान धीरे धीरे करके ये फेड होगा। बट ये फेड होने का ना एक सिग्नल है, वो आप अपने आप से ना जानिएगा। उसके लिए विक्स, इंडिया विक्स कम से कम 2 से 2.5%, 3% फेड होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। एग्जैक्टली कल हुआ भी था। कल अगर आप देखेंगे तो आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विक्स टूटा, लेकिन बाद में चलते चलते वो फिर से ऊपर आ गया था। तो कहने का मेरे मतलब है कि जब तक कंप्लीटली इंडिया विक्स कम से कम 2% प्रिवेलिंग रेट से ना टूट जाए, 2 से 2.5-3% तक, तब तक अब इसको आप इस मैटर को अभी तक थोड़ा ओपन ही मान के चले। फिलहाल तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि कल और परसों, यानी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मार्केट का जो बिहेवियर है वो कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुआ उसके अंदर। वो तो रेंज में ही रह गया। वो निफ्टी की भी रेंज थी और बैंक निफ्टी की भी पूरी तरह कंप्लीट रेंज थी। तो उसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं हुए एज सच। तो अभी भी आपके पास वही सपोर्ट और वही रेजिस्टेंस है। फर्स्ट सपोर्ट है आपका 24,200 का, सेकंड सपोर्ट है आपका 24,000 का, फर्स्ट रेजिस्टेंस आपका 24,450 का, फिर 550 का एक रेजिस्टेंस भी आपके लिए बना हुआ एज इट इज ही। तो इसमें जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक कोई बड़ा फैसला, बड़े ट्रेड ना लीजिएगा। जो ले रखा है सिर्फ उसी को ही संभालिए। सेम विद बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी के अंदर भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल वापस नहीं आया और मार्केट ने काफी सुलझा हुआ एक रिएक्शन दिया था बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी यही है इशू। आपने 54,000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा है और यही हमारा भी पॉइंट था कि एक्चुअली में बैंक निफ्टी की वैल्यू 54,000 है। तो 54,000 बैंक निफ्टी का सपोर्ट एरिया मान के चलिए और ऊपर आते समय पहले 54,800, फिर 55,000 एक रेजिस्टेंस होगा। अगर एक बार ये पार होगा तो वापस आप एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज देखेंगे मार्केट की। तो बैंक निफ्टी ने भी थोड़ा आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिराया था, ये वापस नॉर्मल हो जाएगा 55,000 के ऊपर आते ही। रही बात एफआईज की होल्डिंग की, तो उनकी होल्डिंग अभी भी 50% है। हम ये एक्सपेक्ट करना चाहते थे और जानते भी, तो समझ में भी आ रहा था कि इस तरह के अटैक के बाद भी एफआईज इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। तो एफआईज इंडिया से बाहर नहीं है, इट्स अ वेरी गुड साइन। आपने एक इवेंट को भी क्लोज कर दिया और एफआईज स्टिल इज अ मार्केट है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। और मैंने आपको कल परसों भी ये बात बोली थी कि भारतीय बाजार इस समय काफी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। ये आपको टिप तक नहीं दे रहे। मतलब आप ये सोचिए, पिछले अभी आपने खुद बताया
कि 15 दिन से एफआईआईज की होल्डिंग्स लॉन्ग की चल रही है, यानी कि खरीद के चल रहे हैं। आप पिछले 15 दिन से डाटा चेक करके देख लीजिए, आपको एक बार भी बड़ा ऐसा एक शानदार डिप नहीं मिला होगा। तो ये एक पॉइंट है जो मार्केट का मैं करना चाहता हूँ कि अगर आपको छोटा मोटा डिप मिले तो एक्सपेरिमेंट करना, इस जगह पर आके ब्रेकआउट तो ब्रेकडाउन की वेट करना, बड़ी पोजीशंस लेना नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में से आप ट्राई करना थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर वापस पोजीशंस बनाने की, और अभी तो फिलहाल एक से अभी थोड़ा और शांति रखी है। ठीक है, तो अगले कुछ दिनों तक शांति रखने की सलाह। और निफ्टी के बैंक निफ्टी लेवल्स आपके स्क्रीन पर आते हुए, तो ये कुछ लेवल्स और रणनीति जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे मैंने बताया था, 3 स्टॉक्स आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे, उन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सीडीएसएल, मनप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक। मनप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहे हैं, लेकिन सीडीएसएल को इस लिस्ट में ऐड किया गया है, तो इन दोनों स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। लेकिन एफआईआई ने कल 15वें दिन लगातार भारतीय बाजारों में खरीदारी की। करीब 2600 करोड़ के शेयर्स उन्होंने कैश मार्केट में खरीदे। वही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हालांकि पिछले कुछ दिनों में बिकवाली भी की है। कल पॉजिटिव फिगर आता हुआ नजर आया, करीब 2400 करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे। लेकिन याद रखें, कल के सत्र में निफ्टी हालांकि प्री ओपन में कमजोर ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे थे। निफ्टी तेजी के साथ बंद हुआ, करीब 35 अंकों की तेजी के साथ 24,414 के आसपास। लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, आपकी रणनीति आज के सत्र में किस तरह की होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, आज के सेशन में हम थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जिस हिसाब से कल के सेशन में हमने निचले स्तरों से एक शार्प रिबाउंड देखा था, तो उसके चलते यहाँ पर इंडेक्स पे हम थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख सकते हैं। हो सकता है निफ्टी एक रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आए विद पॉजिटिव बायर्स, बट स्टॉक स्पेसिफिक का लॉन्ग साइड पे फोकस करने की सलाह होगी। सबसे पहले खरीदारी वाला ट्रेड होगा एसबीआई कार्ड, जहाँ पे अगर हम ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस पर नजर डालें तो काफी अच्छा मूव हमने निचले स्तरों से रिबाउंड होने के बाद देखा था। तो एसबीआई कार्ड में लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। 898 के स्टॉप लॉस से 941 के टारगेट्स होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक होगा केईआई इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक काफी अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। 325 के स्टॉप लॉस से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 3405 के टारगेट होंगे। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड पर खरीदारी की राय। और इसके अलावा केईआई इंडस्ट्रीज नतीजों के बाद कल स्टॉक फोकस में भी था, इस स्टॉक पर भी खरीदारी की राय। 3405 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 3235 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। नतीजे कई सारे कल मार्केट आवर्स के बाद आए। निफ्टी कंपनियों में कोल इंडिया और नॉन निफ्टी में भी डाबर, यूनाइटेड ब्रूअरीज जैसे कई सारे नतीजे रहे। किस तरह के नतीजे रहे और स्टॉक्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीषा। ऑफ कोर्स कोल इंडिया पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस, अगर ये आपकी सेक्टर है तो मैंने आपका ही रिव्यू लिया है पूरे एनालिसिस में। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, जो रेवेन्यू थे अबव एस्टिमेट्स देखने मिले, लेकिन मार्जिन्स देखे तो स्लाइटली बिलो द एस्टिमेट्स आए हैं। और सीक्वेंशियली भी नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है हम इनलाइन टू मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कर सकते हैं। उतना ज़्यादा रिएक्शन तो देखने नहीं मिलेगा स्टॉक में शुरुआत में। डाबर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं और ओवरऑल देखें तो मार्जिन्स में भी 150 बेसिस पॉइंट्स का जो है प्रेशर देखने मिला है। और अगले साल के जो वॉल्यूम या वैल्यू ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है वो लगभग 6 से लेकर 9% तक का हो सकता है। तो इस पे भी जो है नज़र रहने वाली है, खास करके इनके कॉन कॉल और कमेंट्री में क्या बात सामने आती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्लू स्टार की बात करें तो पूरी समर थीम चल रही है। ऑफकोर्स जो क्वार्टर होता है सीजनली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है किसी कंपनीज़ के लिए। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल दोनों ही स्ट्रॉन्ग होता है। ब्लू स्टार के आंकड़े देखे सभी एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट किए हैं। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने मिला है। वोल्टस की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो है कहानी यही है। और यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू लगभग 13% भागा और मार्जिन्स में भी एक अच्छी उछाल देखने मिली है। तो वोल्टस, ब्लू स्टार दोनों ही अव्वल दर्जे से पास हुए हैं आपके अर्निंग्स को लेके। टाटा केमिकल्स लगातार वीकनेस देखने मिल रहा है, 2 से 3 क्वार्टर एकदम ख़राब रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो एनालिस्ट एस्टिमेट से कम जो रिजल्ट्स देखने मिल रही है और इनके जो प्रोडक्ट है और प्राइसिंग है वहाँ पे अभी भी इशू देखने मिल रहा है। सोनाडा सॉफ्टवेयर मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। रेवेन्यू लगभग 8% गिरा है सिक्वेंशियली। एबिट मार्जिन थोड़ा सा बम्प अप जरूर हुआ है 110 बेसिस पॉइंट्स का सिक्वेंशियल, लेकिन जो वित्त साल 2026 का जो ऑर्डर फ्लो है
वो कमेंट्री पे जो है बाजार की पूरी अच्छी नज़र होने वाली है। यूनाइटेड ब्रूअरीज की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, आपके स्क्रीन पे नंबर्स आएंगे। यहाँ पे मार्जिन देखें तो 124 बेसिस पॉइंट्स का उछाल ज़रूर आया है, बट रेवेन्यू में यहाँ पे गिरावट आई है लगभग 8.5% की, बट लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने मिले हैं। और आखिर में आपके समर थीम वाली स्टॉक में सिम्फनी को भी जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू डबल हो चुका है और कंपनी भी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है। तो सुपर्ब नंबर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स जो है आपको सिम्फनी में भी देखने मिला है। बिल्कुल, तो अच्छे नतीजे सिम्फनी से। कोल इंडिया के नतीजे ठीक ठाक, यूनाइटेड ब्रूअरीज के नतीजे भी ठीक ठाक ही रहे। लेकिन शरद, नतीजों के अलावा भी कुछ खबरें निकल कर आई है, मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुए हैं। कौन से वो बड़े स्टॉक्स होंगे जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, ऑफकोर्स जो खबरों वाले शेयर्स की अगर हम बात करें तो आशीष, ऑफकोर्स कोल इंडिया पे भी कुछ डेवलपमेंट आए हैं, कुछ जो है करार देखने मिले, स्ट्रेटेजिक मूव्स आए हैं, और कुछ जो है ऑफकोर्स लुपिन को लेके भी जो है न्यूज़ फ्लो आए हैं। कोल इंडिया की बात करें तो एम ग्रीन एनर्जी अमोनिया के साथ करार किया गया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और जो इंटेंट है वहाँ पे सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल पावर का है। लुपिन की भी बात करें तो एपिलेप्सी ड्रग लॉन्च करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स में, तो इस स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। और अगर बात करें एथर एनर्जी के लिए तो हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है और यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो शुरुआत हो चुका है, जहाँ पे निरंजन कुमार गुप्ता ने जो है रिज़ाइन की है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोजीशन से, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। आखिर में आरबीएल बैंक पे भी बात करेंगे। यहाँ पे 2 अहम जो है अपॉइंटमेंट सीनियर लेवल पे की गई है जो पॉजिटिव हैं। सबसे पहला है लीडरशिप जो है वो आदित्य बिरला फाइनेंस में ले रहे हैं और बंधन बैंक आईसीआईसीआई बैंक पे ले रहे हैं, जहाँ पे आशीष कुमार ने ज्वाइन किया एज अ प्रेसिडेंट हेड ऑफ रिटेल एसेट्स एंड कलेक्शंस, यानी कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट आरबीएल बैंक से आया है। और दूसरा बड़ा अपॉइंटमेंट है हिमांशु मिश्रा जो नेशनल हेड ब्रांच बैंकिंग में आए। तो 2 बड़े सीनियर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं बैंक में, जहाँ पे स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। कोल इंडिया ने कुछ नई डील्स की है, इसके अलावा आरबीएल बैंक जहां पर मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुए हैं, इसके अलावा लुपिन और एथर एनर्जी जहां पर कुछ रेजिग्नेशंस आए हैं। शरद, शुक्रिया हमारे साथ पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों और नतीजों के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर स्वदेश पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करेंगे। यहाँ पर ऑल टाइम हाई लेवल से गिरावट तो दिखी है, लेकिन फिर भी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद $3,400 पर आउंस के आसपास ग्लोबल मार्केट में कारोबार करता हुआ सोने और चांदी, यहाँ पर आपकी किस तरह की ट्रेडिंग के लिहाज से रणनीति बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीष जी। यस, जैसे आपने बताया कि कल इनफैक्ट फेड की जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी हॉकिश थी, बट डिस्पाइट दैट सोने में हमने ज्यादा गिरावट नहीं देखी। आई थिंक जब तक $3300 के ऊपर है तब तक अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो सोने में 96,500 के करीब मैं बाय की रिकमेंडेशन करूंगा, 97,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 96,200 का। बट चांदी की बात करें तो चांदी में अभी भी वीकनेस लग रही है। जब तक आई थिंक ये ट्रेड टॉक फ्रूटफुल कंप्लीशन नहीं होते तब तक दबाव रहेगा चांदी में। तो चांदी में बेच के चलना चाहिए अराउंड 96,200, 95,600 के टारगेट के लिए, और 96,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो सोने पर खरीदारी की राय 97,300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, 96,200 का स्टॉप लॉस यहां पर बनाने की सलाह। और चांदी यहां पर बिकवाली की राय 95,600 का टारगेट और 96,800 का स्टॉप लॉस यहां पर सोने और चांदी पर इस तरह की रणनीति। लेकिन कच्चे तेल यहां पर $60 पर बैरल के नीचे फिसलने के बाद 63-64 लेवल्स तक कच्चा तेल चला गया था, लेकिन आज फिर से एक बार गिरावट दिखी है। क्रूड MCX यहाँ पर किस तरह का ट्रेड बनेगा? अभी आई थिंक जो हॉकिश स्टेटमेंट फेड का है वो थोड़ा नेगेटिव है क्रूड के लिए, और वैसे भी हम देखें तो थोड़ा ओवर सप्लाई हो सकता है। ओपेक प्लस के जो प्रोडक्शन बढ़ाने के नंबर्स आए उस, तो मुझे लग रहा है कि जो ये रैली थी वो आई थिंक हो चुकी है। तो अभी यहाँ से कच्चे तेल में गिरावट आ सकती है, तो 5020 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 4900 के टारगेट के लिए, और 5060 का स्टॉप लॉस रह सकता है। तो कच्चे तेल पर बिकवाली की राय 5060 के स्टॉप लॉस के साथ 4900 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। और इंडस्ट्रियल मेटल्स पर आपकी किस तरह की रणनीति होगी?
चीन ने कल एडिशनल स्टिमुलस मेजर्स अनाउंस किए, जिसके चलते शायद थोड़ी सी डिमांड फिर एक बार बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हालांकि चीन ने कई सारे मेजर्स पास में भी लिए हैं जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखा है, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग के लिहाज से इंडस्ट्रियल मेटल, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा? देखिए, कल जैसे आपने बताया एक रिजर्व रेशियो जो है उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट्स का कट किया था और रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो 50 बेसिस का है, बट उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही। मुझे लग रहा है थोड़ा कंसोलिडेशन ही होगा। आज के दिन एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा गैप डाउन होगा, तो मुझे लग रहा है जो गिरावट है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो कॉपर में बेच के चल सकते हैं 849 के करीब, 842 के टारगेट के लिए, और 854 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया इंडस्ट्रियल मेटल्स पर। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। लेकिन कई सारे नतीजे आज निफ्टी कंपनियों में 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे, L&T, एशियन पेंट्स और टाइटन। लेकिन सबसे पहले टाइटन पर नजर डालते हैं और नतीजे आज आने वाले हैं। अनुमान लेकर अब हमारी सहयोगी स्नेही जुट चुकी है। स्नेही, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह की उम्मीदें लगानी जानी चाहिए टाइटन से इस तिमाही में? जी हाँ, टाइटन के क्वार्टर 4 से हमें काफ़ी अच्छे आंकड़े देखने की उम्मीद है। अगर कंपनी के क्वार्टर 4 अपडेट के बारे में हम बात करें तो ये जब कुछ हफ्ते पहले आया था तब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट दिया था कंपनी ने, तो इसके रिजल्ट्स में भी हम थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखने की उम्मीद रख सकते हैं। स्टैंड अलोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू की अपेक्षा है 13,071 करोड़ पर, जो कि 16% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक अपटिक है। एबिटा की उम्मीद है 1,296 करोड़ पर, जो 17% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो 828 करोड़ पर हमारी नज़र है, 5.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की उम्मीद है। एबिटा मार्जिन पर हम थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर बनते हुए देख सकते हैं। 9.9% की हमारी उम्मीद है कंपेयर टू 11% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। की एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे, टाइटन से हमारी उम्मीद क्या है। कोर ज्वेलरी बिजनेस के एबिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे तो हाई मार्केटिंग कॉस्ट के दम पर इस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हम हाई सिंगल डिजिट्स में देख रहे हैं और उनका जो फाइनेंस कॉस्ट है उसमें एक शार्प जंप आ सकता है, क्योंकि गोल्ड मेटल लोन जो GML रेट होता है हर ज्वेलरी कंपनी का, वो क्वार्टर 4 में बढ़ गया है और टाइटन के लिए अब ये 4% है, पहले 2.5% था, तो इसका असर थोड़ा सा नेट प्रॉफिट पर भी दिख सकता है। स्टोर एडिशन के बारे में बात करेंगे तो क्वार्टर 4 में उन्होंने 55 स्टोर्स ऐड किए, अब उनका टोटल 2,989 स्टोर्स पर है। उन्होंने ग्रोथ की क्वार्टर 4 में ग्रोथ की अपडेट दी थी 25% और ओवरऑल FY25 के लिए 21%। अगर हम ज्वेलरी सेगमेंट के बारे में बात करें तो 25% ग्रोथ वो वहाँ पर देखते हैं, 22% वॉचेस के लिए, 19% आई केयर के लिए, 7% इमर्जिंग बिजनेस के लिए और 22% कैटलेन के लिए भी। अब जब टाइटन के आंकड़े आ जाएंगे तो क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे स्ट्रीट पर नज़र रखने के लिए, उनका आउटलुक गोल्ड और डायमंड के दाम पर, वेडिंग सीजन से उन्हें अगर कुछ बढ़ावा मिला है इस क्वार्टर में, डिमांड ट्रेंड्स क्या रहे हैं अक्रॉस सेगमेंट्स, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है और कंपेटिटिव इंटेंसिटी और प्रोडक्ट मिक्स क्या है कंपनी का आगे जाते हुए, इन सारे फैक्टर्स पर हमारी नज़र रहेगी। पर जी हाँ, टाइटन से हमें स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 4 की उम्मीद है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो टाइटन के नतीजों पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन टाइटन के अलावा L&T के भी नतीजे आज मार्केट आवर्स के बाद आएंगे। कनिष्का हमारी सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। कनिष्का, बताएं किस तरह की उम्मीदें L&T से इस तिमाही में लगानी चाहिए? FY25 की चौथी तिमाही के नतीजे घोषित करने वाली है और निवेशकों की नज़र कंपनी की एग्जीक्यूशन और ऑर्डर इनफ्लो पर टिकी हुई है। ET नाउ के ब्रोकरेज पोल के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल लगभग 12% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो करीब 75,000 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच सकती है। इसका श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में प्रोजेक्ट्स की तेजी से रैंप अप होने को दिया जा सकता है। सप्लाई चेन से जुड़ी अड़चनें भी कम होने की वजह से एग्जीक्यूशन मोमेंटम में सुधार होने की उम्मीद है। इसके अलावा एबिटा की अगर हम बात करें तो ये करीब 8,040 करोड़ रुपए के स्तर पर जा सकता है, जो सालाना आधार पर लगभग 11% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। हालांकि मार्जिन्स में ज़्यादा बदलाव शायद नहीं दिखेगा, ये लगभग 10.8% के स्तर पर स्थिर रह सकते हैं। इसकी वजह कुछ पुराने फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स है जो मुनाफे पर दबाव बना सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम पहलू है ऑर्डर इनफ्लो, जो कि 80,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए के बीच में रह सकता है। इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑर्डर्स दोनों ही शामिल है, खासतौर पर हाइड्रोकार्बन और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में। कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री
भी बाजार की कड़ी नजर रहेगी, खासकर FY26 की गाइडेंस, केपेक्स प्लान और प्राइवेट सेक्टर से आने वाले निवेश पर। इसके अलावा ग्लोबल रिस्क जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टैरिफ का असर, जियोपॉलिटिकल तनाव और कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन पर कंपनी की राय पर बाजार की बहुत कड़ी नजर रहेगी। कनिष्का, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ जुड़ने के लिए। तो L&T, टाइटन और एशियन पेंट्स तीनों ही दिग्गज कंपनियों के निफ्टी पैक में से नतीजे आज और उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन गिफ्ट निफ्टी से कमजोर ओपनिंग के संकेत, ऐसे में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, इसे बताने के लिए हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।